my dear friends, a very warm welcome to our series of current affairs cut short. दोस्तों जो आज का टॉपिक है दैट इज रेस्पॉन्ड प्रोग्राम. ठीक है, तो रेस्पॉन्ड प्रोग्राम पे अपने आप में एक सवाल आ सकता है कि रेस्पॉन्ड प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज हैज बीन लॉन्च्ड बाय. ठीक है, किसने लॉन्च किया है या फिर इसका एम क्या है. ठीक है, तो दोनों चीजों पे यूपीएससी हमेशा सवाल पूछती है, स्कीम्स पे और प्रोग्राम्स स्पेसिफिकली. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. मैं हूं डी प्रकाश और आई हैव डन माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द कॉलेजेस लाइक एनआईटी रायपुर एंड आईआईएससी बैंगलोर. You can contact me on Telegram @dprakash03 and our channel is @prepsiksha_success. You can contact me on email that is d.prakash@prepsiksha.com. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन से रिलेटेड. ठीक है, साइंस एंड टेक का लेक्चर है तो डेफिनेटली आई हैव ट्राइड टू गो रिलेटिवली डीपर इनटू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में जब हम डिस्कस करेंगे तो रेस्पॉन्ड प्रोग्राम में ही एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है. ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू प्लाज्मा प्रोपल्शन. आई होप आपने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना होगा. नहीं सुना है तो भी थोड़ा सा गेस लगाओ, सवाल पढ़ो और आगे बताओ, मतलब अटेम्प्ट करने की कोशिश करो कुल मिला जुला के. ठीक है, अगर अटेम्प्ट करना चाहोगे तो मैं गारंटीड बोलता हूं कि ये बहुत आराम से आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे इस सवाल को. इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप चाहो और ना अटेम्प्ट कर पाओ. इवन इफ आपको प्लाज्मा प्रोपल्शन नहीं पता हो तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो. ट्रस्ट मी, अटेम्प्ट कर सकते हो. मैं लास्ट में जरूर डिस्कस करूंगा इस बारे में. तो चलो स्टार्ट करते हैं. प्लाज्मा प्रोपल्शन ऑफन सीन इन न्यूज में हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस. कौन कौन से इसमें से एडवांटेजेस हो सकते हैं प्लाज्मा प्रोपल्शन के. पहला, चीपर एंड क्लीनर स्पेस मिशन. ठीक है, चीपर एंड क्लीनर स्पेस मिशन. रिड्यूस साइज ऑफ लॉन्च व्हीकल्स. जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनका साइज छोटा हो जाएगा. हाई स्पेसिफिक इंपल्स, लेसर इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल टाइम एंड लोअर थ्रस्ट. तो दोस्तों इनमें से ऑप्शंस आप खुद देख सकते हो. 1, 2, 4 एंड 5, 2, 3 एंड 5, 1, 2, 3 एंड 4 ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव. तो आई होप आपको समझ में आ रहा है सवाल. ठीक है, कि क्या चीज कैसे पूछी गई है. बहुत सिंपल सा है, ट्राई करें. चलिए अब देखो, इसरो जो है, इसरो अनाउंस दैट इट विल सपोर्ट 8 joint research projects mooted by Space Technology Cell STC at IIT Delhi. दोस्तों STC स्पेस टेक्नोलॉजी सेल केवल और केवल IIT दिल्ली में नहीं है, और भी जगहों पे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे. ठीक है, बट एक चीज से पहले समझ लो कि IIT दिल्ली के STC ने 8 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मूट किया था, प्रोजेक्ट किया था कि हम ऐसे 8 रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और इसरो ने कहा है कि वी विल सपोर्ट देम. ठीक है, अब देखो सपोर्ट किस प्रोग्राम के तहत करेंगे, तो दैट इज रेस्पॉन्ड. रेस्पॉन्ड का फुल फॉर्म इन्होंने क्या बताया है, दैट इज रिसर्च स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम. ठीक है, रिसर्च स्पॉन्सर्ड. तो बेसिकली दे आर स्पॉन्सरिंग द रिसर्च वर्क. ठीक है, और रिसर्च वर्क क्यों जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमें नए नए इलॉन मस्क चाहिए. ठीक है, आप खुद देखिए NSIL, एंथरिक्स, इसे कई तरह की बॉडी आपका इसरो बना रहा है ऑलरेडी. ठीक है, क्यों बना रहा है भाई, क्योंकि प्राइवेटाइज करना जरूरी है, उनको अच्छे से कॉमर्शियलाइज करना जरूरी है. इसरो नीड्स टू फोकस ऑन मोर ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट्स रादर देन गोइंग फॉर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो इस तरह की बॉडीज आ रही हैं और साथ ही साथ इसरो जो है अपने जो आउटरीच प्रोग्राम है उसमें कई तरह के रिसर्च को भी स्पॉन्सर करता जा रहा है. ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, रिस्पॉन्ड प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था इसरो के द्वारा. इट वाज स्टार्टेड इन 1970s. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंकरेजिंग एकेडमिया टू पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट इन वेरियस स्पेस रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज. और दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है दैट इज एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग लिंक्स विथ प्रीमियर एकेडमिक institutions in the country to carry out R&D project which are of relevance to space. तो ध्यान रखना, प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ ये लोग कोलैबोरेशन भी करेंगे. ठीक है, तो दोनों ही चीजें इसके ऑब्जेक्टिव में आती हैं. अब जब ऑब्जेक्टिव की बात कर ली तो एम की भी बात कर लेते हैं. एम क्या है, टू एनहांस एकेडमिक बेस, जनरेट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस टू सपोर्ट इंडियन स्पेस प्रोग्राम. ध्यान रखना, इंडियन स्पेस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए एकेडमिक बेस, ह्यूमन रिसोर्स और साथ साथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों को ऑगमेंट करना इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी है. ठीक है, इसरो हेल्प्स these institutions to establish the necessary technical facilities and also provide fellowship to work on cutting edge research topics. Some broad areas are, कुछ broad areas देख लो यहाँ पे, space science, space technology, space application. ध्यान रखना, तीनों के तीनों पे जो आपका इसरो है ये रिसर्च को स्पॉन्सर करता है. ठीक है, तो आपके कोई फ्रेंड हो जो कि इस पे रिसर्च कर रहे हो तो प्लीज सजेस्ट देम.
ठीक है। और डेफिनेटली आप भी इसको एक अल्टरनेट कैरियर के तौर पे चुन सकते हो। सपोज करो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल तैयारी करो और जी जान से तैयारी करो, ठीक है, उसमें कभी भी पीछे नहीं रहना है। लेकिन सपोज करो कि आपके पास कोई प्लान बी बनाना है, तो बिल्कुल ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एक साइंटिस्ट किसी भी हालत में किसी ब्यूरोक्रेट से कम नहीं हो सकता है, ठीक है, और हमें एक अच्छे साइंटिस्ट की भी जरूरत है, हमें अच्छे साइंटिस्ट की भी जरूरत है, ठीक है। चलो अब देखो एसटीसीज की बात करें तो एक बात समझना, एसटीसीज एम is to strengthen the research collaboration between organizations and to carry out focused research projects in space technology domain, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी डोमेन में फोकस रिसर्च करना है, ठीक है। अब ये कई जगह पे खुला हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो आईआईटी रुड़की में खुला हुआ है, आईआईटी कानपुर में खुला हुआ है, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईएससी बैंगलोर, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, देन आपके पास ये आईआईटी मुंबई एंड देन आईआईटी दिल्ली। कुल मिलाकर कितने हो गए? 9 इंस्टीट्यूशंस हो गए जहां पे आपका एसटीसी है, ठीक है। इसरो हैज ऑल्सो सेट अप एसटीसीज एट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स टू कैरी आउट रिसर्च एक्टिविटीज इन एरियाज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। ध्यान रखना, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के लिए ये 9 जगह पे इसरो ने सेटअप किए हैं एसटीसीज, और ये रेगुलर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। These STCs and JRPs are guided by Joint Policy Committees। ध्यान रखना, ये किसके द्वारा गाइडेड होते हैं? Joint Policy Committee चेयर्ड बाई होती हैं। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? जो भी रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल आईआईटी रुड़की का जो एसटीसी है वो वहां के जो डायरेक्टर या वाइस चांसलर हैं वो उसको हेड करेंगे, ठीक है। तो आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर और वाइस चांसलर will head that joint policy committee which will guide your STC and JRP, joint research project, ठीक है, and with members from ISRO and their respective institution. The joint policy committee reviews and suitable proposals are approved for taking up research। ध्यान रखना सुटेबल प्रोजेक्ट्स को रिसर्च के लिए। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो अभी 8 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया है फ्रॉम एसटीसी आईआईटी दिल्ली, वो कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखना दोस्तों क्योंकि यहां से सवाल उठ सकते हैं, ठीक है। यही टेक्निकलिटीज होती हैं जहां पे हमें इंपॉर्टेंट होता है समझना चीजों को, ठीक है। पहला क्या है? एस्टैब्लिशिंग ए कपल्ड इंडियन लैंड डेटा एसिमुलेशन सिस्टम। लैंड डेटा एसिमुलेशन सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली लैंड से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको एसिमुलेट करना, मतलब ले करके उसको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करना और उसको यूज करना कुछ ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए, ठीक है। ड्रॉट एंड फ्लड फोरकास्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंड एटमॉस्फेयर इंटरैक्शन। ध्यान रखना, ड्रॉट एंड फ्लड फोरकास्ट भी करना जरूरी है, और साथ ही साथ लैंड एटमॉस्फेयर कैसे आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं ये भी समझना जरूरी है। और ये दोनों चीजें कैसे पॉसिबल हैं? इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू लैंड रिलेटेड डेटा एंड एसिमुलेटिंग सिस्टम, ठीक है, लैंड एसिमुलेटिंग सिस्टम, ठीक है। द सेकंड वन इज क्लासिकल ट्रेजेक्टरी मोंटे कार्लो सिमुलेशंस ऑफ प्लाज्मा डायनामिक्स इन इलेक्ट्रोडलेस प्लाज्मा थ्रस्टर। अब ये क्या चीज है भाई? देखो इलेक्ट्रोडलेस प्लाज्मा थ्रस्टर की बात चल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? प्लाज्मा डायनामिक्स को आपको मोंटे कार्लो सिमुलेशन के थ्रू उसकी ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करना। अब ये क्या चीज है? तो देखो दोस्तों एक चीज समझना है, इसको हम इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन भी बोलते हैं। क्या है? इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भी बोलते हैं, आयन प्रोपल्शन सिस्टम भी बोलते हैं, और साथ साथ प्लाज्मा प्रोपल्शन सिस्टम भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? इतने सारे नाम क्यों रख दिए हमने? ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूं इसका मैकेनिज्म, बट एक चीज समझ लो, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इट हैज हाई फ्यूल इफिशियंसी, बहुत ज्यादा इफिशियंट होता है, बट इट हैज लोअर थ्रस्ट। लोअर थ्रस्ट मतलब वो धीरे ढकेल पाता है, ठीक है। लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है, पॉजिटिव साइड भी है कि ये ज्यादा तेजी से ऊपर लेके जा पाता है। भाई ये कैसे पॉसिबल है कि लोअर थ्रस्ट भी है और स्टिल मतलब क्या कहते हैं, काफी तेजी से ऊपर लेके जा पाता है? देखो दोस्तों, पर केजी फ्यूल की बात होगी अगर, तो फिर ये ध्यान रखना कि पर केजी फ्यूल में इसका जो स्पेसिफिक थ्रस्ट है वो काफी ज्यादा है। स्पेसिफिक थ्रस्ट जो है वो काफी ज्यादा है, पर केजी फ्यूल में काफी ज्यादा लिफ्ट देता है, ठीक है। केमिकल प्रोपल्शन स्कीम्स एंड आर देयरफॉर प्रेफर्ड फॉर डीप स्पेस मिशन। ध्यान रखना, इसको डीप स्पेस मिशन में काफी ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रिसाइज चाहिए होता है ना डीप स्पेस में, और वहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। इसको अभी लेवल पे ऑप्टिमाइज नहीं किया जा पाया है, बट स्टिल क्या कहते हैं, इट इज कैन बी वेरी गुड टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली इन डीपर स्पेस और आउटर स्पेस, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है एक चीज़ समझो। सपोज करो कि आपने एक पॉइंटी एंड बना दिया, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, बैटरी से हाई वोल्टेज से कनेक्टेड 2 वायर्स हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज से कनेक्टेड 2 वायर्स हैं, ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज है, ध्यान रखना। तो देखो दोस्तों, ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं ये दोनों बहुत हाई वोल्टेज पे हैं। तो देखो बेसिकली क्या होगा, जब भी ऐसा हाई वोल्टेज रहेगा तो फिर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा ना। यहां पे आप क्या करते हो कि एक बॉल पे पॉइंटेड एंड लगा देते हो। क्या करते हो? एक बॉल पे
ऐसा पॉइंटेड एंड लगाते। तो जैसे ही आपने इस पर पॉइंटेड एंड लगाया तो देखो ये जो बॉल अभी तक ऐसे जा रही थी ना, ये सारा का सारा कंसंट्रेट कहाँ हो जाएगा, इस छोटे वाले पॉइंट पे हो जाएगा। मैं एक फ्रेश डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आपने पॉइंटेड एंड लगाया सारा का सारा क्या होगा, एक छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो दोस्तों जब इतनी सारी एनर्जी एक छोटे से पॉइंट पे मिलेगी तो वहाँ क्या होता है, हाई चांसेस ऑफ आयोनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। जो आजू बाजू की एयर होगी वो आयोनाइज हो जाएगी, ठीक है। और आयोनाइज होगी तो क्या होगा, तुरंत वो दूसरे पोल की तरफ भागेगी। जब वो दूसरे पोल की तरफ भागेगी तो क्या होगा कि रास्ते में आने वाले मॉलिक्यूल्स को टक्कर मारेगी। अब वो टक्कर मारेगी तो मॉलिक्यूल्स पीछे की तरफ बढ़ेंगे और दैट इज द थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। इस पे आप बहुत सिंपल बहुत प्यारे प्यारे एक्सपेरिमेंट्स सिमुलेट किए गए हैं यूट्यूब पे, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं अपनी ज़्यादा नॉलेज के लिए। बट स्टिल यूपीएससी के एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब देख लो, बेसिकली ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है इस पूरे आयन थ्रस्टर का, ठीक है। क्या है आपके पास, सबसे पहला जो चैम्बर है, इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय हॉलो कैथोड, ट्रांसवर्स डिस्चार्ज आर कलेक्टेड बाय एनोड। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं, ठीक है। प्रोपेलेंट इंजेक्शन यहाँ से दिया जा रहा है सबसे पहले तो, कि प्रोपेलेंट यहाँ से भेजा जा रहा है। प्रोपेलेंट क्या है, बेसिकली कोई भी गैस आप उठा सकते हो जो कि आराम से आयोनाइज हो जाए, ठीक है। इन केसेस में मोस्टली आपका जीनॉन को यूज करने की बात चल रही है, जीनॉन या आर्गॉन, जो कि न्यूट्रल गैसेस होती हैं, पॉल्यूशन कम करती हैं, ठीक है। जब ये प्रोपल्शन इसको भेजा जाएगा तो फिर यहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मतलब कलेक्टर टाइप का मतलब वो बैठा रहेगा जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लेगा ऑर्बिट से। समथिंग लाइक कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गया। जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो फिर क्या होगा कि ये बाहर आयन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। आयन के फॉर्म में बाहर आएगा और जब ये आएगा तो फिर क्या होगा, एक आयन बीम के फॉर्म में इस तरह से अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव प्लेट से और उसके बाद फिर इसको बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। और वही से थ्रस्ट हमें मिलेगा प्रॉपर, ठीक है। ध्यान रखना आयंस को इलेक्ट्रोस्टैटिकली एक्सेलरेट किया जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनहैंसेस आयोनाइजेशन इफिशिएंसी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाया जा रहा है, ताकि आयोनाइजेशन और बेटर तरीके से हो पाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज। और इसके बाद जो एग्जॉस्ट होता है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक निगेटिव लगा करके जो भी पॉजिटिव आयंस आपके बाहर आ रहे हैं, जो भी पॉजिटिव आयंस यहाँ से निकाल करके हम बाहर निकाल रहे थे, इनको वापस इसमें डिसिपेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके आयंस होते हैं दे आर वेरी कोरोसिव इन देयर एक्शन। वो कहीं ना कहीं जाके रिएक्ट करेंगे और आपके चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसको एक चीज़ समझो, ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे फ्यूचर के लिए, कि आप स्पेस क्राफ्ट जब भेजते हो, रॉकेट आप भेजते हो ना, तो अब तो रीयूजेबल रॉकेट का कॉन्सेप्ट आने लग गया। तो सोचो अगर आपका पूरा लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू के जितना बड़ा या उससे भी बड़ा स्पेस क्राफ्ट होता है, ठीक है, जिसमें मेजर पोर्शन क्या होता है, सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज तक केवल फ्यूल ही भरा होता है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट स्टेज, ये हो गया सेकंड स्टेज एंड देन थर्ड स्टेज, पूरा फ्यूल भरा हुआ है, केवल फ्यूल टैंक्स भरे हुए हैं, ठीक है। इतना सारा फ्यूल ले जाने का है किसके लिए, केवल और केवल इतने छोटे से बंदे के लिए, मतलब छोटे से कैप्सूल के लिए, ठीक है। तो इसको अगर आपको कम करना है तो आप क्या कर सकते हो, जो एयर है उसी को एज ए फ्यूल यूज कर सकते हो और इसमें कोई पॉल्यूशन भी रिलेटिवली नहीं होगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जरूरत है। ये अभी भी टेक्नोलॉजी है जो कि डेवलपमेंट फेज में है, ठीक है, डेवलपमेंट फेज में है और इसके थ्रू हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको भी सैंक्शन किया गया है। इसके बाद है एनालिसिस ऑफ वेरिएबल स्टिफनेस कंपोजिट हनीकॉम्ब सैंडविच स्ट्रक्चर विथ एम्बेडेड डी लैमिनेशन। अब ये क्या चीज़ है भाई, तो एक चीज़ समझना, कंपोजिट स्ट्रक्चर होते हैं 2-3 चीज़ों को मिला करके बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इवन इफ 2-3 चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो 2-3 शेप ऑफ चीज़ें मिलेंगी, शेप डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल दिखा देता हूं, ये देखो ये चीज। तो जितने भी प्लेन्स होते हैं ना दोस्तों, उनमें मोस्टली इस टाइप के हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है ये, और लाइट वेट भी होते हैं। देखो ऐसा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है तो ये क्या है, ऐसा दबेगा नहीं, ये आप दबाना चाहोगे तो नहीं दब सकता, आप चाहे जी जान लगा लो, ठीक है, नहीं दबेगा। और साथ साथ हॉलो होते हैं तो ये लाइट वेट भी है और उसके ऊपर पतली सी फेस शीट चढ़ा दी जाती है ऊपर और नीचे। तो आपका एरोप्लेन भी ऐसे ही बनता है और स्पेसक्राफ्ट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और अच्छी है। इंडिजिनस सेंसर बेस्ड रियल टाइम फ्लड वार्निंग स्मार्ट सिस्टम, इंडिजिनस सेंसर बेस्ड रियल टाइम फ्लड वार्निंग स्मार्ट सिस्टम। तो फ्लड वार्निंग भी आपको ऑब्वियस सी बात है जरूरी है, इससे कम्युनिटी बेटर होगा, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्रोटेक्ट होगा, लाइफ बचेंगी आपकी, ठीक है। और ध्यान रखना इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आपका एरोस्पेस एंड स्पेस एप्लीकेशन में, इन दोनों जगह पे इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलो अब इसके बाद है इंपैक्ट ऑफ सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस इन अ कपल्ड सिस्टम फॉर प्रेडिक्टिंग स्टॉर्म टाइड्स एंड कोस्टल इनंडेशंस। तो ये क्या है कि सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपका स्टॉर्म टाइड से प्रेडिक्ट करना और साथ साथ कोस्टल इनंडेशन मतलब कोस्ट कितना ज़्यादा डूब जाएगा ये चीज़ भी प्रेडिक्ट करना। इससे क्या होगा, रियल टाइम प्रेडिक्शन ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन कोस्ट पता चलेगी।
ड्यू टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वेल इन एडवांस टू मिनिमाइज डैमेज। अब सपोज करो आपने को पता ही नहीं है कि क्या कहते हैं, मान लो सुनामी आ रही है या फिर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है, तो कितना अंदर तक अफेक्ट करेगा, ठीक है। कई क्योंकि हर बार नई नई जगह पे लैंड करता है भाई। अभी हो सकता है कावेरी बेसिन में लैंड किया, अंदर घुस गया, कहीं हो सकता है उससे थोड़ा सा 10 किलोमीटर आगे लैंड करे तो वहाँ पे फिर से सर जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमें प्रेडिक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, और ये चीज़ अगर हमारे पास प्रॉपर डेटा रहेगा, प्रॉपर प्रेडिक्शन सिस्टम रहेंगे, तो हम बहुत सारी जाने और बहुत सारा जो लाइवलीहुड है वो बचा पाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ न्यूमेरिकल सिमुलेटर फॉर माइक्रो फैब्रिकेटेड इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स। तो दोस्तों क्या होता है, बेसिकली आप सभी ने न्यूटन्स का तीसरा सिद्धांत पढ़ा है, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम अभी धक्का दे रहे हैं, सपोज करो मैंने हाथ ऐसा आगे किया, तो मुझे क्या होना चाहिए, पीछे चले जाना चाहिए, ठीक है। और ये ऐसा होगा भी, ठीक है। कब होगा, जब मैं स्पेस में रहूंगा, जब मैं स्पेस में रहूंगा, तो क्योंकि मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा, कोशिश करेगा अपने आप को बीच में रखने का, ठीक है। इसी प्रिंसिपल का यूज करके आपका स्पेस में, डीप स्पेस में हम जो मैनूवर करते हैं वो इसी तरह से होता है। यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, आयन फ्लो करवाते हैं, थ्रस्ट दिलवाते हैं, और वो बहुत शानदार तरीके से हमारा जो मैनूवरिंग होता है उसको बहुत कंट्रोल्ड वे में मैनूवर करवाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली आयन थ्रस्टर का एक स्कीमेटिक डायग्राम आपके सामने दिखाया गया है, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है कि एक छोटे से होल से जैसे आपने पाइप का होज पकड़ा है कभी, है ना, तो पाइप का होज दबा दो, आगे क्या होगा, आपको खुद रियलाइज होगा कि आप पीछे हाथ जा रहा है, ठीक है। बड़े बड़े फायरमैन आपने देखे होंगे, वो क्या करते हैं, जो होज पकड़ते हैं तो इस तरह से पूरा पकड़ के रखते हैं, 2-3 लोग पकड़ते हैं। क्यों भाई, क्योंकि अगर वो छोड़ दिया तो पाइप का प्रेशर इतना ज़्यादा आगे है कि वो पीछे पाइप पूरा फेंका जाएगी, है ना। तो यही चीज़ हम प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं स्पेस में, हम आयंस को बाहर फेंकते हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ मूव कर पाए, ठीक है। तो इसी को बेसिकली आयन थ्रस्टर कहा गया है, ठीक है। और हम इसके लिए भी न्यूमेरिकल सिमुलेटर डिजाइन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एड्रेसेस द नीड फॉर मिनिएचराइज्ड प्रोपल्शन सिस्टम फॉर मैनूवरिंग एंड ऑर्बिट कंट्रोल ऑफ माइक्रो एंड नैनो सैटेलाइट्स एट लो कॉस्ट। ध्यान रखना, माइक्रो एंड नैनो सैटेलाइट्स में कम कॉस्ट में उनको मैनूवर करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है स्पेस डेब्रिस ऑलरेडी बढ़ रहा है। स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड एक सिंड्रोम है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और उसी से रिलेटेड क्या कहते हैं, मैंने एक लेक्चर भी लिया है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। चलिए, डिजाइनिंग स्पेशलिटी ग्लासेस एम्प्लॉइंग मशीन लर्निंग। तो स्पेशलिटी ग्लासेस दोस्तों 2 जगह पे काम आती है। पहली चीज़ तो माइक्रोस्कोप्स में काम आते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में काम आते हैं। जब स्पेस एप्लीकेशन होता है तो टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप दोनों का यूज़ किया जाता है, दोनों में काम आते हैं। उसके अलावा आप जब देखोगे तो विंडो शील्ड्स होती हैं, ठीक है, और वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। रेडियो एक्टिव वेव्स आपकी बाहर चल रही होती हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बहुत सारे आ रहे होते हैं, सोलर फ्लेयर आ रहा होता है, रेडिएशंस कई तरह की आ रही होती है। इन सब से बचा करके भी रखना है और साथ साथ बाहर की विजिबिलिटी भी देनी है। तो इसीलिए स्पेस व्हीकल में स्पेशलिटी ग्लासेस का यूज होता है, जो कि हम मशीन लर्निंग के थ्रू बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लो प्रेशर सिस्टम्स एंड देयर नॉन लीनियर इंटरेक्शन विथ अदर स्केल्स इन एटमॉस्फेयर थ्रू लेंस ऑफ स्केल एनर्जेटिक्स। अब ये क्या चीज़ है भाई, तो एक चीज़ देखो, नाम बड़े बड़े दिख रहे हैं बट है चीज़ बहुत छोटी सी। पहली चीज़ क्या बोला, लो प्रेशर सिस्टम। जहाँ कहीं भी लो प्रेशर होगा और उसका नॉन लीनियर इंटरेक्शन, मतलब कि उसका लीनियर इंटरेक्शन नहीं, मतलब जैसे सपोज करो जिस रफ्तार से हमने प्रेशर गिराया है ना, हो सकता है उस रफ्तार से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं वो ना बढ़े, ठीक है, या ना घटे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका जो एटमॉस्फेयर में जैसे कुछ भी हो रहा है, लेंस स्केल एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है, बेसिकली जैसे सपोज करो आपका मूवमेंट है, विंड मूवमेंट है, तो आप सभी को पता है कि अर्थ है, ये है आपके पास इक्वेटर, और आपको यहाँ पे आपका बनता है लो प्रेशर। क्या बनता है यहाँ, लो प्रेशर। तो यहाँ से लो प्रेशर से क्या होगा, विंड ऊपर उठेगी, ठीक है, विंड ऊपर उठेगी, और यहाँ से ऐसा साइकिल पूरा बनता है एयर फ्लो का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे कहाँ और कैसे असर पड़ेगा और वो कितना नॉन लीनियर है, लीनियर होगा ड्यू टू लो प्रेशर सिस्टम्स। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने में भी मदद मिलेगी। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल मार्शियन क्लाइमेट को हम सिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और भी कई जगह पे आपका सिमुलेशन इस तरह के किए जा सकते हैं, ठीक है। चलो, आई होप आपको समझ में आया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, द प्लाज्मा प्रोपल्शन ऑफन सीन इन न्यूज़ में हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। फर्स्ट, चीपर एंड क्लीनर स्पेस मिशन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप स्पेस में जाते हो तो वहाँ पे आप बहुत सारा रॉकेट फ्यूल लेके जाते हो, ठीक है, और उसको एट द एंड डंप कर दिया जाता है या एटमॉस्फेयर में बर्न करवा दिया जाता है। तो ये चीज़ हमारी रिड्यूस साइज ऑफ लॉन्च व्हीकल, ठीक है, तो लॉन्च व्हीकल का भी साइज कम हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने आपको दिखाया था कि अगर मान लो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जितना वो है तो उसका जो आपको साइज भी दिखाया था, एक बकेट के साइज जितना, तो केवल कैप्सूल होता है, मतलब एकदम कंपेयर करो तो एक तरह से, ठीक है। बकेट तो नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, मैं कुछ ओवर कर रहा हूँ, बट स्टिल काफ़ी
ज़्यादा हमारा साइज लॉन्च व्हीकल का कम हो सकता है। फिर इसके बाद हाई स्पेसिफिक इंपल्स, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आयंस होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपल्स के साथ बाहर निकलते हैं, ठीक है, उनका जो थ्रस्ट होता है वो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की तुलना में ज़्यादा होता है, और इसीलिए हाई स्पेसिफिक इंपल्स है कि जो फ्यूल की क्वांटिटी है उसकी तुलना में आपका थ्रस्ट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आयोनाइजेशन प्रोसेस अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेने वाली है, इसीलिए बहुत ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट कर पाना इससे थोड़ा डिफिकल्ट है एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है दोस्त, आप स्पेस से बाहर जाने की बात कर रहे हो, ठीक है, स्पेस से बाहर जाने की बात कर रहे हो, आप थ्रस्ट कम लगाओगे तो कैसे बाहर चले जाओगे, ये मुझे बताइए, है ना। तो किसी भी चीज़ के कारण कम थ्रस्ट आ रहा है, ये उसका फायदा है कि नुकसान है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, एडवांटेज में आपका लोअर थ्रस्ट तो किसी के भी नहीं हो सकता। अब देखो, जब आपको ये जब नॉर्मल पढ़ोगे, मान लो प्लाज्मा प्रोपल्शन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, बट स्टिल लोअर थ्रस्ट जो है आपको इतना तो समझ में आ रहा है, प्लाज्मा प्रोपल्शन, इसका मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। मैंने यहाँ पे भी ऑप्शन में लिख दिया स्पेस मिशन, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोपल्शन में जब आप बात करोगे तो फिर क्या है कि मतलब कुछ ना कुछ स्पेस मिशन से रिलेटेड है, स्पेस मैनूवरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोपल्शन का मतलब ही होता है कि आप इधर से उधर जा रहे हो कहीं कहीं, है ना, थ्रस्ट दे रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो लोअर थ्रस्ट तो कभी भी आपका काम का नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा होगा तो हम उसको कंट्रोल करके छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बट पहले से ही कम है तो उसको ज़्यादा कैसे बनाओगे, है ना। तो बिल्कुल पांचवा तो ऐसे ही गलत हो गया। देखो पांचवा ये गलत, ये गलत, ये गलत, सीधा सीधा आंसर सी है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका लेसर इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल टाइम होगा, क्यों, क्योंकि इससे हम तेजी से जा सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको लेक्चर समझ में आया है, क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ डू लाइक अस, सब्सक्राइब अस, और साथ ही साथ हमें शेयर करना ना भूलें। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।